मेरे साथी मेरे रहबर मेरे सब यार कहते हैं। मेरे साथी मेरे रहबर मेरे सब यार कहते हैं। मेरी नींदें जो रूठी हैं इसे वो प्यार कहते हैं। सुखनवर मैं नहीं यारो वजाहत बारहा कर दी। सुखनवर मैं नहीं यारो वजाहत बारहा कर दी। हो तुम तो सुस्त काहिल हो वो आखिरकार कहते हैं। मेरे साथी मेरे रहबर मेरे सब यार कहते हैं। नजर पे जान है कुर्बान जुल्फों पे फिदा दिल है। नजर पे जान है कुर्बान जुल्फों पे फिदा दिल है। हमारी मौत के सामान को वो सिंगार कहते हैं। मेरे साथी मेरे रहबर मेरे सब यार कहते हैं। सकल नाजुक तबाह हैं हम जल्लादों से निभे कैसे। सकल नाजुक तबाह हैं हम जल्लादों से निभे कैसे। जिसे हम कत्ल कहते हैं वो कारोबार कहते हैं। मेरे साथी मेरे रहबर मेरे सब यार कहते हैं। मेरे गाँव में ये भी एक रिवायत है अजब लोगों। मेरे गाँव में ये भी एक रिवायत है अजब लोगों कि हर बहरूपिये को इस नगर सरकार कहते हैं। मेरे साथी मेरे रहबर मेरे सब यार कहते हैं। तेरे कूचे में आए तो वतन की खुशबुएं आईं। तेरे कूचे में आए तो वतन की खुशबुएं आईं। वहां बेचैन रहते थे यहाँ बेजार रहते हैं। मेरे साथी मेरे रहबर मेरे सब यार कहते हैं। हमारा खानाए दिल खूब है कि इसके हुजरों में। हमारा खानाए दिल खूब है कि इसके हुजरों में सरे दस्तार रहते हैं तने जुन्नार रहते हैं। मेरे साथी मेरे रहबर मेरे सब यार कहते हैं। गो अपनी लाश हाथों से जला आया वीराने में। गो अपनी लाश हाथों से जला आया वीराने में। बिताने आया हूँ जीवन के जो दिन चार रहते हैं। मेरे साथी मेरे रहबर मेरे सब यार कहते हैं। मेरी नींदें जो रूठी हैं इसे वो प्यार कहते हैं। शब्द मेरे संभाल रखना यूं तुम अपना ख्याल रखना। शब्द मेरे संभाल रखना यूं तुम अपना ख्याल रखना। गहरे लफ्जों की ठंडी छाऊं तपते सहरा में ढाल रखना। बाद मेरे सिंगार करके आंख काजल कटार करके। बाद मेरे सिंगार करके आंख काजल कटार करके। शर्म आए जो खुद से तुमको आईने पे रुमाल रखना। यूं ही तुम बेनियाज रहना दिल लगाने से बाज रहना। यूं ही तुम बेनियाज रहना दिल लगाने से बाज रहना। दिल में झांकेगा कौन तेरे दहन बस बा कमाल रखना। कोई पूछे कदर तुम्हारी सामने उसके ऐ प्यारी। कोई पूछे कदर तुम्हारी सामने उसके ऐ प्यारी। मेरी बाहों में गुजरे हैं जो वो हयाती के साल रखना। कभी कहीं ऐसा वक्त आए हिजर मेरा तुझे सताए। कभी कहीं ऐसा वक्त आए हिजर मेरा तुझे सताए। क्यों ज़माना था हम में हायल खुद के आगे सवाल रखना। कभी कहीं ऐसा वक्त आए हिजर मेरा तुम्हें सताए। क्यों ज़माना था हम में हायल ये खुद के आगे सवाल रखना। बात आखिरी करता जाऊं अजल है तुम पे मरता जाऊं। बात आखिरी करता जाऊं अजल है तुम पे मरता जाऊं। लाश मेरी कब्र को देना ना ये दिल में वबाल रखना। लुटे सकल हैं तो क्या गिला है चलो उनको तो कुछ मिला है। लुटे सकल हैं तो क्या गिला है चलो उनको तो कुछ मिला है। सब लुटाया जो शौक में तो अब भला क्या मलाल रखना। शब्द मेरे संभाल रखना यूं तुम अपना ख्याल रखना। अगर ये होता गए ज़माने के लोग राहों से लौट आते। अगर ये होता गए ज़माने के लोग राहों से लौट आते। रोते हम यूं फलक रुलाते गर वो आहों से लौट आते। उसने सीने से जब लगाया जाम होंठों से ना हटाया।
उसने सीने से जब लगाया, जाम होंठों से ना हटाया। वसवसा था कि होश आता तो उसकी बाहों से लौट आते। अगर ये होता गए ज़माने के लोग राहों से लौट आते। उसने जब आवाज़ दी, जंग खुद से थी छिड़ चुकी। उसने जब आवाज़ दी, जंग खुद से थी छिड़ चुकी। हमसे मुमकिन रहा न यारों के कत्ल गाहों से लौट आते। अगर ये होता गए ज़माने के लोग राहों से लौट आते। रोते हम यूं फलक रुलाते, कर वो आहों से लौट आते। मुजाजज ऊपर बोझे गरां गिराने से, मुजाजज ऊपर बोझे गरां गिराने से, मुतमईन नफ्से खुदा होता है तो हो देखे। मुजाजज ऊपर बोझे गरां गिराने से, मुतमईन नफ्से खुदा होता है तो हो देखे। अब के हम रोएंगे तो चौराहे में रोएंगे। अब के हम रोएंगे तो चौराहे में रोएंगे। ये अगर अमले रया होता है तो हो देखे। हम न मानेंगे कि वो शख्स था मासूम सकल। हम न मानेंगे कि वो शख्स था मासूम सकल। शहर सारा भी गवाह होता है तो हो देखे। उनकी महफिल में नहीं पाँव रखना अब हमको। उनकी महफिल में नहीं पाँव रखना अब हमको। गैर मंजूर अता होता है तो हो देखे। खत्म अब आग तक से बागना सकल अपना। खत्म अब आग तक से बागना सकल अपना। बस्म ये जिस्म मेरा होता है तो हो देखे। रहम की दिल में एक बूंद भी नहीं बाकी। रहम की दिल में एक बूंद भी नहीं बाकी। सारा आलम भी फना होता है तो हो देखे। लिखे हैं अशार सभी बेवजन अब हमने। लिखे हैं अशार सभी बेवजन अब हमने। कोई नाकद जो खफा होता है तो हो देखे। मुजाजज ऊपर बोझे गरां गिराने से, मुतमईन नफ्से खुदा होता है तो हो देखे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सप्लाई नवाज। दोस्तों, इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर को लेके एक नया हंगामा शुरू हो चुका है। हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि वो मुल्क जो कश्मीर को लेके पहले 3 जंगें लड़ चुके हैं, शायद वो एक नई जंग की तैयारियों में है। इससे पहले 3 कन्वेंशनल वॉर्स हुई जिनका कोई खातिर नतीजा नहीं निकला। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि अगर अब जंग होती है तो वो एक न्यूक्लियर वॉर होगी, जो ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लिए नुकसानदेह है बल्कि पूरी रीजन, बल्कि पूरी वर्ल्ड के लिए भी नुकसानदेह है। दोस्तों, ये सब कैसे हुआ? जब 3 दिन पहले मोदी गवर्नमेंट ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 370 जो है उसको मनसूख कर दिया। ये आर्टिकल क्या है दोस्तों? ये आर्टिकल कश्मीर को भारत के अंदर एक स्पेशल स्टेटस देता है। स्पेशल स्टेटस इस तरह से कि हिंदुस्तान के रहने वाले लोग कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, वो वहाँ पर लैंड नहीं ले सकते, वो वहाँ की औरतों से शादियाँ नहीं कर सकते, वो वहाँ पर किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी नहीं बना सकते। और ये सारा कुछ इसलिए कि वहाँ की कम्युनिटी को सेव रखा जा सके। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जब 1948 में यूएन रेजोल्यूशन पास हुआ, यूएन रेजोल्यूशन नंबर 47 जो कि 1948 में पास हुआ, इसके अंदर यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया और पाकिस्तान को बाइंड किया कि आपने इस स्टेट को, जितनी जितनी स्टेट के ऊपर आपने कब्जा किया हुआ है, आप वहीं पर रहें, लेकिन यहाँ पर आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस अप्लाई नहीं करने। यहाँ के लोगों को आपने स्पेशल स्टेटस दे कर रखना है ताकि जब वक्त आए, हालात साजगार आएँ, तो हम इस स्टेट के अंदर रेफरेंडम करवा के तो कश्मीर के लोगों से पूछें कि आया वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, या कि इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। जो जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी 1952 में जो अपनी पार्लियामेंट में स्पीच की, उन्होंने भी यही कहा कि हम कश्मीर के अंदर अपना कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं करेंगे अगर वहाँ के लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को पसंद ना किया या अडॉप्ट करना
ना चाहा। मोहनदास करमचंद गांधी ने भी वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि कश्मीरियों की रजामंदी के बगैर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये इशू है जो इस वक्त सबको लग रहा है कि वो आर्टिकल नंबर जो है उन्होंने उसको मनसूख कर दिया है। तो अब उम्मीद की जा रही है कि कश्मीर की वो जो स्पेशल स्टेटस है वो ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पर इलेक्शन हो जाएंगे, बाद में वहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी हो जाएगी, वहाँ पर रेफरेंडम हो जाएगा, रेफरेंडम इंडिया के हक़ में आ जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। दोस्तों ये सब कुछ अपेरेंटली नज़र आ रहा है, लेकिन मैं अपने दानिश्वर दोस्तों की इस राय से ज़्यादा मुतफिक नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ भी है ये एक हवा है, ये मोदी गवर्नमेंट का एक अंधेरे में चलाया गया हुआ तीर है जो कि वो कोशिश करेंगे कि निशाने पे लगे, लेकिन उनको ज़्यादा खुद भी उम्मीद नहीं है कि ये निशाने पे लगेगा। और अगर ये सब कुछ ऐसे है तो फिर असल वजह क्या है? तो दोस्तों असल वजह वही है, मैंने अपनी 31 जुलाई की वीडियो में एक प्रिडिक्शन की थी करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से। आप मेरी उस वीडियो का एक शॉर्ट क्लिप सुनिए, फिर मैं इसके ऊपर बात करता हूं कि आखिर कश्मीर इशू का करतारपुर कॉरिडोर के साथ ताल्लुक क्या है। कि बेशक पंजाब बिलखुसूस जो दोनों तरफ है वहाँ पर इस बात के बड़ा खुशी का इजहार किया जा रहा है कि नवंबर में बॉर्डर खुल जाएंगे, करतारपुर कॉरिडोर के ज़रिए लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा। लेकिन आपको आंखें खुली रखनी होंगी। इसी दौरान मुझे लगता है कि तुर्बत और वज़ीरिस्तान के अंदर जो वाक़यात हैं ये सिर्फ आगाज़ हैं, आगे बहुत कुछ होने वाला है। अगर ये सब कुछ होता है तो आप लोग समझ लीजिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ करतारपुर कॉरिडोर का जो प्रोग्राम है उसको सबोटाज करने के लिए है। और ये मोदी गवर्नमेंट जो इससे ज़रा भी खुश नहीं है, बेशक जी दोस्तों, तो वीडियो क्लिप आपने देखा। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये ऐलान किया था कि करतारपुर कॉरिडोर जिसके ऊपर काम जारी था वो इसी साल नवंबर में उसकी ओपनिंग हो जाएगी, और फिर जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है इंडिया पाकिस्तान का, बिलखसूस पंजाब के लोगों का, वो बढ़ जाएगा। तो मैंने उस वक्त ये प्रिडिक्ट किया था कि अब इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन्स हैं वो बढ़ने वाली हैं, और सबसे ज़्यादा कोशिश इसमें इंडिया करेगा। क्यों? क्योंकि बेशक अपेरेंटली उन्होंने इस चीज़ को एंडोर्स कर लिया कि हम ठीक है करतारपुर कॉरिडोर को ओपन करते हैं और हम इस पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को जो है इसको खुशामदेद करते हैं। लेकिन मोदी गवर्नमेंट की जो इससे नाखुश थी उसका सबको अंदाज़ा था और सबको नज़र आ रहा था। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि वो अब हालात को बिगाड़ने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने बहुत कुछ किया, जैसे मुंबई हमला, पठानकोट, उड़ी, रावलाकोट वगैरह वगैरह। तो इस दफ़ा भी वो कुछ करना चाहते थे। पहले उन्होंने स्टार्ट लिया क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से। कई दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान की आबादियों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उनको भी इस चीज़ का एहसास था कि शायद ये बिल्कुल हालात बिगाड़ने की कोशिशें हैं, तो हम ये हालात नहीं बिगाड़ेंगे, इसलिए इन्होंने कोई उस तरह से अग्रेसिव रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने वो पॉइंट उठाया कि जिसके ऊपर पाकिस्तान कभी भी चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने इस आर्टिकल को मनसूख किया ताकि पाकिस्तान के अंदर एक इंडिया के ख़िलाफ़ एक तहरीक चले, पूरी गवर्नमेंट पूरी कौम एक साथ होके तो कश्मीर के लिए खड़ी हो जाए, और फिर ये जो क्लैशेस हैं ये बढ़ जाएं, और उससे हो क्या, उससे करतारपुर कॉरिडोर जो कि नवंबर में ओपनिंग होने वाली है वो फिर से रुक जाए। जी दोस्तों, यही वजह है और सिर्फ यही वजह है। क्यों? क्योंकि ये जो कश्मीर इशू है ये तो एक सिंपल कॉम्प्लिकेटेड इशू है। सिंपल इसलिए कि ये बिल्कुल वाज़ेह है, यूएन रेजोल्यूशंस हैं। जब भी दो मुल्क आपस में तल्लुकात ठीक करना चाहेंगे वो वहाँ पर रेफरेंडम करवाएंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको ऑब्जर्व करेगी, और जो भी कश्मीर के लोग फैसला करेंगे वो उसी को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ऐसे है कि अब इंडिया कंफ्यूज्ड है कि आया वो कश्मीरियों को हक राय दे ही देता है तो फिर उनसे नागालैंड वाले भी मांगेंगे, साउथ इंडिया वाले भी मांगेंगे, स्पेशली पंजाब के लोग भी मांगेंगे जो कि खालिस्तान चाहते हैं। तो दूसरी तरफ दूसरी कन्फ्यूजन जो या कम्प्लेक्सिटी ये है कि
पाकिस्तान और इंडिया वो दोनों इस चीज़ के ऊपर कंफ्यूज्ड हैं कि आया हम पूरी लैंड एक दूसरे को डिलीवर करें, जैसे कि इंडिया जो है वो पूरा कश्मीर, जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, इसको भी क्लेम करता है, और जो पाकिस्तान है वो मकबूजा कश्मीर और लद्दाख उसको भी क्लेम करता है। तो अब वो कंफ्यूज हैं कि क्या हम ये सारे के सारे एक दूसरे को डिलीवर करें या जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल बन चुकी है वहीं पर हम इंटरनेशनल बॉर्डर बना दें। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है यहाँ पर एक चीज़ है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हमारे बड़े लीडर गुजरे हैं, लेकिन उनकी एक करम नवाजी है हमारे ऊपर, जो उन्होंने पाकिस्तान को, वैसे तो वो बड़े फ़ख्र से क्लेम करते हैं शिमला जो एग्रीमेंट हुआ था इंडिया पाकिस्तान के दरमियान 1972 में, और उसको वो क्लेम करते हैं कि जी ये मेरा बड़ा कारनामा है कि मैं 90,000 लोगों को वहाँ से ले आया और मैंने दिया भी कुछ नहीं बारगेन में। उन्होंने बहुत कुछ दिया। उन्होंने ये दिया कि इससे पहले हमारी रेजोल्यूशंस यही थी, जो यूएन रेजोल्यूशंस थी, कि हमारा जब भी कोई इशू होगा तो ये जो बिलखुसूस कश्मीर का इशू है तो इसको यूएन आएगा या बाहर की जो सुपर पावर्स हैं वो इंटरवीन करके तो हमारे इश्यूज रिजॉल्व करेंगी। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस एग्रीमेंट में ये चीज़ लिखवा दी है और उसके ऊपर साइन भी कराए हैं कि हम आइंदा अपने जो मामलात हैं उनको बायलैटरल वे में बातचीत के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए हल करेंगे। और उनका इशारा, इंडिया का इशारा बिलखसूस वो कश्मीर की तरफ ही था। और बायलैटरल डायलॉग इंडिया पाकिस्तान का कितना होता है ये आप लोग भी जानते हैं, कितना इंडिया हमारे साथ टेबल पे आकर बैठता है ये आप लोग भी जानते हैं। तो दोस्तों ये तो एक सिंपल कॉम्प्लिकेटेड मैंने आपको बता दिया कि इशू है, ये तो सॉल्व होना था। लेकिन इस वक्त जो होने जा रही थी एक बड़ी डेवलपमेंट, वो थी करतारपुर कॉरिडोर। अभी भी मैं दोबारा इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो कश्मीर वाला इशू है ना, ये अभी भी कोई मोदी ने कोई काम कर नहीं दिया और ना ही कोई इसकी उम्मीद की जा रही है कि वो जो उसने किया है वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि मोदी को सिर्फ एक तबके की सपोर्ट है। उसने ये काम प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए ही क्यों किया, और ये जो काम किया यही इसका खोखलापन है। अगर वो पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पेश करता, पूरी पार्लियामेंट उस बिल को पास करती, अडॉप्ट किया जाता, उनकी लोकसभा में, उनकी राज्यसभा से वो पास होता, फिर वो वहां पर करते, तो शायद उनको पूरी वर्ल्ड भी मुश्किल से रोक पाती या ना रोक पाती। फिर भी वो काम भी नहीं हुआ। दूसरा काम ये कि उसने किसी वर्ल्ड सुपर पावर जो है उसको अपने साथ अपना एक बयानिया, अपना एक नैरेटिव क्रिएट नहीं किया, ना ही एक इस तरह का माहौल क्रिएट किया इंटरनेशनल वर्ल्ड में कि दुनिया खुद उनसे कहती कि जाएं जी आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर अप्लाई करें। तो ये जो काम है ये एक अंधेरे में तीर है, ये एक खोखला है, और ये जितनी तेज़ी से इसको उन्होंने अप्लाई किया है उतनी तेज़ी से वो इसको वापस भी ले सकते हैं इस फैसले को, और यही उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ये फैसला उनकी सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो चुका है और आईसीजे ने भी कहा है कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की हिफाजत करती है या नहीं करती। लेकिन इस सब में पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये है कि उनको इंडिया ने खुद ही फुलिशली एक मौका दे दिया है कि वो इस वक्त जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको अपने साथ सपोर्ट में खड़ा करके, तो इस इशू को जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद रिजॉल्व होगा, उसको अभी किया जाए। क्यों? क्योंकि इस वक्त इंडिया ने जो मिस्टेक की है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया से नाराज़ है। तो इस वक्त पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो जो उसके फ्रेंड कंट्रीज़ हैं उनकी सपोर्ट ले। यूएन के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल, वैसे तो गवर्नमेंट ने जाने का ऐलान कर दिया है, वहाँ पर इस इशू को अच्छी तरह से इसका पीछा करे और उठाए और इंडिया के बारे में वहाँ पर एक नैरेटिव क्रिएट करे कि इंडिया वहाँ पर ज़्यादती कर रहा है और ये इशू अब रिजॉल्व हो जाना चाहिए। उसके अलावा बिलखसूस पाकिस्तान जो इस वक्त अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकता है वो अमेरिका के बारे में है। आज अमेरिका पाकिस्तान को मुयस्सर है। आज ऊंट पहाड़ के नीचे है, कल को शायद ये ना हो। आज अफ़गानिस्तान से निकलने के लिए अमेरिका को सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा उसे अभी ज़रूरत है, शायद कभी दोबारा ना पड़े। और पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अमेरिका से बारगेन करे। अगर अमेरिका कश्मीर इशू रिजॉल्व करवाने के लिए पाकिस्तान की हेल्प नहीं करता तो वो भी तालिबान के हवाले से हेल्प करना छोड़ दे और उनसे दो टोक आई टू आई बात करे कि भाईजान आप हमारा इशू रिजॉल्व करने में हमारी हेल्प करें। हमारी एक 70 साल पुरानी जंग है, हम
आप हमारी वो ख़त्म करवा दें, हम आपकी 18 साल पुरानी जंग जो है वो ख़त्म करवा देते हैं। अगर पाकिस्तान आज इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया करता है तो ये ना सिर्फ कश्मीरियों के साथ ज़्यादती होगी बल्कि ये पाकिस्तानी अवाम के साथ भी ज़्यादती होगी, और ये अपॉर्चुनिटी भी आइंदा किसी को शायद कभी भी मुयस्सर ना आए। लेकिन असल इशू दोस्तों यहाँ पर करतारपुर कॉरिडोर है। करतारपुर कॉरिडोर जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि वो इसी साल नवंबर में खुल जाएगा और पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो जाएगा, और फिर जो है लोग इजीली इंडिया पाकिस्तान को विज़िट कर सकेंगे और वीज़ों के झंझट भी नहीं होंगे, वो चीज़ ख़त्म हो रही है। और मैंने तब भी प्रिडिक्ट किया था, मैं आज भी यही कहता हूँ अपने बिलखुसूस पंजाब के रहने वाले लोगों को और बिलअमूम पाकिस्तान पूरे और वहाँ के जो भी पाकिस्तान विज़िट करना चाहते हैं इंडिया के लोग, उनको भी कि लो दोस्तों, मैंने कहा था कि ये चीज़ होने वाली है और वो चीज़ हो गई है। आपका जो करतारपुर कॉरिडोर है वो ओपनिंग से पहले फ्लॉप करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपने इस सिचुएशन में अपने वो जो पॉलिटिशियंस के बनाए हुए नैरेटिव्स हैं उनको लेना है, या कि ये जो एक अपॉर्चुनिटी है जो क्रिएट की जा रही थी उसको आपने बचाने के लिए अपनी हर सतह पर कोशिश करनी है। मेरा एड्रेस इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तानियों से है बल्कि हिंदुस्तानियों से भी है, और मैं आपको आज फिर ये कहता हूँ कि आप बेशक दोनों मुल्कों के रहने वाले लोग जंग बहुत खुशी से करते होंगे, लेकिन आप 200 साल तक भी लड़ते रहेंगे तो फ़ायदा सिवाय असला बेचने वालों के किसी को भी नहीं होगा। एनालिसिस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल के ऊपर उर्दू पोइट्री के अलावा जो जल्द ही इंडिया पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो उसकी एक सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, लेक्चर्स की सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। तो जो लोग इस चीज़ में, इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह आपका हामी नसर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दुनियादारी से किनारे की नसीहत करके, दुनियादारी से किनारे की नसीहत करके हमको बेजा दुनियादारों से तनाज़ा देकर। मौला तू ही बतला कैसे हम समेटें इसको, मौला तू ही बतला कैसे हम समेटें इसको। तूने भेजा है जो बिखरा हुआ शराजा देकर। हवा आदम की कमजोरी थी मैदाने जंग में, हवा आदम की कमजोरी थी मैदाने जंग में। तूने फिर भी उसको भेजा उसे लिहाजा देकर। पहला दीन बांट खाया गया है फिरकों में, पहला दीन बांट खाया गया है फिरकों में। जरा जिब्रील को तो भेजो दीने ताज़ा देकर। दुनियादारी से किनारे की नसीहत करके हमको भेजा दुनियादारों से तनाज़ा देकर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सकलैन अब्बास। आज हम बात करेंगे करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से होने वाली एक अहम डेवलपमेंट और एक अहम सेटबैक के ऊपर। कल ऐवान सदर पाकिस्तान में एक अहम प्रोग्राम हुआ जिसका मौजू था वन लैंड वन फ्लैग एंड वन नेशन। वो दरअसल एक माइनॉरिटी डे था। वहाँ पर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने भी शिरकत की। पाकिस्तान के अंदर बसने वाली तमाम माइनॉरिटी कम्यूनिटीज़ को वहाँ पर दावत दी गई थी और उन सब ने वहाँ पर शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी स्पीच में ये कहा कि ये आज का प्रोग्राम 11 अगस्त 1947 की जो स्पीच है कायद-ए-आज़म की, उसको मद्देनज़र रखते हुए मुनक्कद किया गया है। 11 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म ने ये फरमाया था कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली तमाम कम्युनिटीज़ को इक्वल सिटीज़न राइट्स हासिल होंगे और किसी को भी किसी के रिलीजन की वजह से एक्सप्लॉइट या उसको सेटबैक्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो हुआ वो तारीख़ में साफ लिखा है, सबके सामने है कि पाकिस्तान की जमहूरियत पाकिस्तान के पैदाइश के चंद सालों बाद ही ख़त्म हो गई और पाकिस्तान को मुसलसल पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजरना पड़ा। सबसे बड़ा क्राइसिस जनरल ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ के दौरान आया, जो जबकि पाकिस्तान की इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की गई और पाकिस्तान के अंदर हेट स्पीच जो है उसको वर्ड ऑफ द डे बना दिया गया। फ़िरकावारियत ने ना सिर्फ माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया बल्कि मेजॉरिटी यानी मुसलमानों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और ओवरऑल पाकिस्तान के इमेज को भी पूरी वर्ल्ड में बहुत ख़राब किया। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो अहम ऐलान किया वो
एक तो ये था कि आइंदा से पाकिस्तान के अंदर बसने वाली माइनॉरिटीज़ को बिल्कुल उनके जो सिविल राइट्स हैं, जितने भी उनको पॉलिटिकल हर तरह के सिटीजन राइट्स उनको वही मिलेंगे जो मुसलमानों को हैं। और दूसरा अहम ऐलान सिख कम्युनिटी के हवाले से था। उन्होंने ऐलान किया कि सिख कम्युनिटी के साथ जो उनका वादा था करतारपुर कॉरिडोर का, वो इस साल नवंबर में पूरा कर दिया जाएगा। यानी बाबा गुरु नानक की 550वीं बरसी नवंबर 2019 में आ रही है और उसी महीने में करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी खबर है, खुशाइंद बात है। इसको पूरी वर्ल्ड में बहुत अप्रिशिएट किया गया है सिख कम्युनिटी ने। दूसरी जो पीस लविंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। इवन यूनाइटेड नेशन ने इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान जो है वो पीस इनिशिएटिव्स ले रहा है। लेकिन इसके अलावा ये तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत खुशी की खबर है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले जितने भी पीस लवर्स हैं उनको भी इससे बहुत खुशी होगी कि दो कौमें एक दूसरे के साथ बगैर ये वीज़ा के झंझट में पड़े एक दूसरे को विज़िट कर सकेंगे, मिल सकेंगे। और बिलखुसूस जो सिख कम्युनिटी है जिनकी रिलीजियस साइट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो वहाँ पर विज़िट कर सकेंगी। लेकिन जो सेटबैक आया वो इम्पॉर्टेंट है। एक तो उसी दिन जिस दिन पाकिस्तान के अंदर प्रोग्राम हो रहा था माइनॉरिटी डे, उसी दिन इंडिया ने LOC के ऊपर फायरिंग करके तो एक सिविल खातून को आज़ाद जम्मू कश्मीर में शहीद कर दिया। चलें, इसको आप साइड पर रख दें, ये आपके लिए कोई बड़ी खबर नहीं होगी कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जो है वो आजकल कोई बड़ी बात नहीं है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। लेकिन जो अहम खबर है वो ये है कि अभी 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर तुर्बत बलोचिस्तान में और वज़ीरिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में, इन 2 जगहों पे बॉर्डर के ऊपर दहशतगर्दों ने छुप के हमला किया। उन दहशतगर्दों को अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस ने रास्ता दिया। सारी दुनिया अब जान चुकी है, अब कोई बात छुपी ढकी नहीं है कि इसके पीछे डॉक्टर अशरफ गनी का नाम है। डॉक्टर अशरफ गनी से इस बात के ऊपर अमेरिका भी नाराज़ है, क्योंकि अमेरिका इन दिनों पाकिस्तान को नाराज़ करना नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो इस वक्त अफ़गान पीस टॉक्स के हवाले से अपना एक्टिव रोल प्ले कर सकता है और वो कर रहा है। और अमेरिका इस चीज़ के ऊपर बहुत खुश है कि एक वो जंग जो उनसे 1800-1900 साल में नहीं ख़त्म हो सकी उसको पाकिस्तान ख़त्म करने में उनकी मदद कर रहा है। लेकिन ये एक अलग बात है। जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में है वो ये है कि अशरफ गनी की मोदी के साथ जो फ्रेंडशिप है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और इंडियन आर्मी की जो अफ़गानिस्तान के अंदर प्रेजेंस है उससे भी कोई नावाकिफ़ नहीं है। तो अब बात ये आ रही है कि वो जो कुछ भी करवाया गया वो इंडियन आर्मी ने करवाया। क्यों? वो इस चीज़ को हर कोई कन्विंस्ड इसलिए भी है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी इंडिया का एक स्पाई कुलभूषण यादव उसको पकड़ा हुआ है और वो इस वक्त भी पाकिस्तान की कस्टडी में है, जिसने ऑन द रिकॉर्ड ये बात एक्नॉलेज की है, एडमिट किया है कि वो बंदा जो है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और फ़िरकावारियत फैलाता रहा। अब ये चीज़ एक तरफ डेवलपमेंट और दूसरी तरफ सेटबैक। अब इन चीज़ों का आपस में गहरा ताल्लुक है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये याद रखना चाहिए कि 2008 में भी जब पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएं, उस वक्त इंडिया के अंदर एक अटैक हो गया। इंडिया के अंदर जनाब अटैक हुआ तो अजमल कसाब निकल आया कहीं से, अजमल कसाब का सारा नाम पाकिस्तान के ऊपर आ गया। इसी तरह फिर बाद में जब डेवलपमेंट की कोशिश की गई तब पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम, कोई ना कोई जो बहतान है वो इंडिया की तरफ से आता रहा, यानी उड़ी, पठानकोट। और अभी कि जब सऊदी क्राउन प्रिंस पाकिस्तान के दौरे पर थे और पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट फेज़ से गुजर रहा था, जब अपने इकनॉमिक क्राइसिस से निमटने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे थे, उसी दौरान इंडिया के अंदर एक अटैक हो गया फ़ौजियों के ऊपर और उसको भी पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया गया। और उसको एक बहाना बना के तो एक ऐसा सिनेरियो पेश किया गया, जंग का सा माहौल बना दिया गया, एयर स्ट्राइक्स की गई। जो ये अगरचे और बात है कि उनका रिज़ल्ट जो है इंडिया को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, उनका माली नुकसान हुआ, उनके जहाज़ तबाह हुए और पायलट मारे गए और पकड़ा भी गया। अभिनंदन, आप इसको जानते हैं। तो दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो अब इतने कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं कि उनको ठीक होना मुस्तकबिल करीब में मुमकिन नज़र नहीं आता। उसकी एक वजह नहीं, पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ अब जो ख़राब हैं उसके पीछे अब एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं। और उन फैक्टर्स को एड्रेस करने के लिए दोनों तरफ एक कैरिज्मेटिक लीडरशिप चाहिए, एक ऐसा लीडर चाहिए जो अपनी कौम को ट्रू मीनिंग में लीड करता हो। शायद पाकिस्तान उस
सिचुएशन में अब है या आइंदा आने वाले वक्त में शायद पाकिस्तान की लीडरशिप उस सिचुएशन में आ जाए, लेकिन इंडिया में अभी इस चीज़ की कमी है। इंडिया में इस तरह के बोल्ड स्टेप्स लेने की जुर्रत अभी किसी में भी नहीं है, क्योंकि इंडिया की ये हिस्ट्री है कि इंडिया के अंदर जो भी पाकिस्तान के हवाले से या कायद-ए-आज़म के हवाले से या पाकिस्तान की आइडियालॉजी के हवाले से थोड़ा सा माइल्ड रहता है, उस बंदे की पॉलिटिक्स ख़त्म कर दी जाती है, चाहे वो कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो। इसके लिए बड़ी मिसालें जो हैं वो अडवाणी साहब की हैं, और उसके अलावा जसवंत सिंह हिंदुस्तान के फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर भी थे और बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, बहुत रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन थे। उन्होंने सिर्फ जब बुक लिखी जिना एंड पार्टीशन के नाम से उन्होंने बुक लिखी और उनकी पॉलिटिक्स को इंडिया में ख़त्म कर दिया गया। और आप जानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को जब उसने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से, तो उसके साथ भी क्या किया गया, उसको भी इस वक्त साइड पे कर दिया गया है। कपिल शर्मा के शो में आया करता था, वहाँ से भी उसको हटा दिया गया है। तो दोस्तों, इस चीज़ की अभी इंडिया में कमी है। तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात क्यों नहीं ठीक हो सकते, इसके ऊपर बात मैं अपनी अगली वीडियो में करूंगा। अभी सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि बेशक पंजाब बिलखुसूस जो दोनों तरफ है, वहाँ पर इस बात के बड़ा खुशी का इजहार किया जा रहा है कि नवंबर में बॉर्डर खुल जाएंगे, करतारपुर कॉरिडोर के ज़रिए लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा। लेकिन आपको आंखें खुली रखनी होंगी। इसी दौरान मुझे लगता है कि तुर्बत और वज़ीरिस्तान के अंदर जो वाक़यात हैं ये सिर्फ आगाज़ हैं, आगे बहुत कुछ होने वाला है। अगर ये सब कुछ होता है तो आप लोग समझ लीजिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ करतारपुर कॉरिडोर का जो प्रोग्राम है उसको सबोटाज करने के लिए है। और ये मोदी गवर्नमेंट जो इससे ज़रा भी खुश नहीं है, बेशक उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज भी कर लिया, पीस टॉक्स की इजाज़त भी दे दी, लेकिन वो लोग इससे खुश नहीं है कि ये डेवलपमेंट हो। इसके लिए वो इल्ज़ाम देते हैं पाकिस्तान के ऊपर रेफरेंडम 2020 का, जो पंजाब के अंदर खालिस्तान रेफरेंडम की बात होती है। मैं कहता हूं उनके पास एक भी मटेरियल प्रूफ नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक खालिस्तान को वहां पर सपोर्ट करता है या इस तरह की। लेकिन हमने उनका कुलभूषण यादव पकड़ा हुआ है, जिसने वाज़ेह तौर पर खुले अल्फाज में अपने मुंह से ये चीज़ एडमिट की है कि वो बंदा बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी पसंद तहरीकों को सपोर्ट करता था, फंड करता था और उनको लीड करता था, और उनको सारा कुछ, सारी प्लानिंग वो इंडिया से ला के देता था। हमारे पास प्रूफ्स भी हैं और हम इंडिया को उस तरह से ब्लेम नहीं करते। इंडिया के पास प्रूफ भी कोई नहीं है और वो इस तरह से ब्लेम कर रहा है। तो दोस्तों, अभी अगर मुस्तकबिल करीब में एक भी तुर्बत या वज़ीरिस्तान जैसा वाक़या आपको नज़र आ गया तो ये बात जान लीजिएगा कि हेट मॉन्गर्स ने अपना काम जोशो खरोश से शुरू कर दिया है और वो करतारपुर कॉरिडोर के प्रोजेक्ट को सबोटाज करने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे और वो कभी भी ये होने नहीं देंगे। इवन कि अगर ये हो भी गया तो वो इसको रोकने के लिए हर वक्त कोई ना कोई शरारत जारी रखेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको खामोशी से देखते हैं या इसके खिलाफ खड़े होते हैं। अपनी अगली वीडियो में मैं पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात क्यों ठीक नहीं हो सकते, इसमें क्या पेचीदगियां हैं, उनके ऊपर बात करूंगा। दोस्तों, आप किसी चीज़ के ऊपर एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। या कोई सजेशन देना चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। नई वीडियोज़ के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर ये होता गए ज़माने के लोग राहों से लौट आते, अगर ये होता गए ज़माने के लोग राहों से लौट आते, रोते हम यूं फलक रुलाते गर वो आहों से लौट आते। उसने सीने से जब लगाया जाम होंठों से ना हटाया, उसने सीने से जब लगाया जाम होंठों से ना हटाया, वसवसा था कि होश आता तो उसकी बाहों से लौट आते। अगर ये होता गए ज़माने के लोग राहों से लौट आते। उसने जब आवाज़ दी जंग खुद से थी छिड़ चुकी, उसने जब आवाज़ दी जंग खुद से थी छिड़ चुकी, हमसे मुमकिन रहा न यारों के कत्ल गाहों से लौट आते। अगर ये होता गए ज़माने के लोग राहों से लौट आते, रोते हम यूं फलक रुलाते गर वो आहों से लौट आते। मेरे साथी मेरे रहबर मेरे सब यार कहते हैं, मेरे साथी मेरे रहबर मेरे सब यार कहते हैं,
मेरी नींदें जो रूठी हैं इसे वो प्यार कहते हैं। सुखनवर मैं नहीं यारो वजाहत बारहा कर दी, सुखनवर मैं नहीं यारो वजाहत बारहा कर दी। हो तुम तो सुस्त काहिल हो वो आखिरकार कहते हैं। मेरे साथी मेरे राहबर मेरे सब यार कहते हैं। नजर पे जान है कुर्बान जुल्फों पे फिदा दिल है, नजर पे जान है कुर्बान जुल्फों पे फिदा दिल है। हमारी मौत के सामां को वो सिंगार कहते हैं। मेरे साथी मेरे राहबर मेरे सब यार कहते हैं। सकल नाजुक तबाह हम जल्लादों से निभे कैसे, सकल नाजुक तबाह हम जल्लादों से निभे कैसे। जिसे हम कत्ल कहते हैं वो कारोबार कहते हैं। मेरे साथी मेरे राहबर मेरे सब यार कहते हैं। मेरे गाँव में ये भी एक रिवायत है अजब लोगों, मेरे गाँव में ये भी एक रिवायत है अजब लोगों कि हर बहरूपिये को इस नगर सरकार कहते हैं। मेरे साथी मेरे राहबर मेरे सब यार कहते हैं। तेरे कूचे में आए तो वतन की खुशबुएं आईं, तेरे कूचे में आए तो वतन की खुशबुएं आईं। वहां बेचैन रहते थे यहाँ बेजार रहते हैं। मेरे साथी मेरे राहबर मेरे सब यार कहते हैं। हमारा खानाए दिल खूब है कि इसके हुजरों में, हमारा खानाए दिल खूब है कि इसके हुजरों में। सरे दस्तार रहते हैं तने जुन्नार रहते हैं। मेरे साथी मेरे राहबर मेरे सब यार कहते हैं। गो अपनी लाश हाथों से जला आया वीराने में, गो अपनी लाश हाथों से जला आया वीराने में। बिताने आया हूँ जीवन के जो दिन चार रहते हैं। मेरे साथी मेरे राहबर मेरे सब यार कहते हैं। मेरी नींदें जो रूठी हैं इसे वो प्यार कहते हैं। खायफ था मैं वक्त से या घड़ियाल से डरता था, खायफ था मैं वक्त से या घड़ियाल से डरता था। अल्लाह जाने क्यों दिल मेरा माहो साल से डरता था। दुश्मन के सब दाव पेच तो मेरे जहन से हल्के थे, दुश्मन के सब दाव पेच तो मेरे जहन से हल्के थे। पर मैं जो अफसुर्दा था यारों की चाल से डरता था। अल्लाह जाने क्यों दिल मेरा माहो साल से डरता था। शमशीरों का खौफ नहीं था मुझ जाबाज को मक्तल में, शमशीरों का खौफ नहीं था मुझ जाबाज को मक्तल में। नजर के तीर से डरता था जुल्फों के जाल से डरता था। अल्लाह जाने क्यों दिल मेरा माहो साल से डरता था। हाल सुनाऊं क्या तुझको महबूब नगर के लोगों का, हाल सुनाऊं क्या तुझको महबूब नगर के लोगों का। बुज़दिल सा था एक मजमा जो एक बेहाल से डरता था। अल्लाह जाने क्यों दिल मेरा माहो साल से डरता था। खाइफ था मैं वक्त से या घड़ियाल से डरता था। लबालब सर्द खून से तेरी शरेआन वाह वाह, लबालब सर्द खून से तेरी शरेआन वाह वाह। जैसे सनम कदे में हो भगवान वाह वाह। तोहफा था ये खुदा का जो उतरा हिजाज में, तोहफा था ये खुदा का जो उतरा हिजाज में। मंडी में बिक रहा है वो ईमान वाह वाह। नामूस नबी बेच के जो मौला ना चले, नामूस नबी बेच के जो मौला ना चले। मसरूर हो के चीखा ये शैतान वाह वाह। मैदे में है हराम और अल्लाह से हैं गिले, मैदे में है हराम और अल्लाह से हैं गिले। फिर इस पे कहना खुद को मुसलमान वाह वाह। मेरे वतन के हैं जहां में बेबहा इमाम, मेरे वतन के हैं जहां में बेबहा इमाम। तुर्को फिरंगो अरब और ईरान वाह वाह। गासब जो बन के रहनुमा चलते हैं शहर में,
गासिब जो बन के रहनुमा चलते हैं शहर में, कहता हूं मैं तो हो के ये हैरान, वाह वाह। गो हम नहीं रोए बिछड़ के सो हैं बेवफा, गो हम नहीं रोए बिछड़ के सो हैं बेवफा, मंतक पे आपकी हूं मैं कुर्बान, वाह वाह। खायन हैं आप इसका है शाहिद जहां मगर, खायन हैं आप इसका है शाहिद जहां मगर, कहते हैं आपके है ये बोहतान, वाह वाह। कटता है सर गरीब का चौके रियाज में, कटता है सर गरीब का चौके रियाज में, अहले हरम के शहर की जंदान, वाह वाह। लूटा जिन्होंने मुल्क वो लीडर हैं कौम के, लूटा जिन्होंने मुल्क वो लीडर हैं कौम के, कैसी है कौम चढ़ रही परवान, वाह वाह। इंसाफ की तो बूंद तक नहीं है मुल्क में, इंसाफ की तो बूंद तक नहीं है मुल्क में, लगते हैं फिर भी अदल के ईवान, वाह वाह। वारेंगे तख्तो ताज हम मिल जाएं जो हमें, वारेंगे तख्तो ताज हम मिल जाएं जो हमें, बिरयानी और कीमे वाले नान, वाह वाह। सरमायादारों पहरेदारों ने डसा बहुत, सरमायादारों पहरेदारों ने डसा बहुत, है जिंदाबाद फिर भी पाकिस्तान, वाह वाह। लबालब सर्द खून से तेरी शरियान, वाह वाह। जैसे सनम कदे में हो भगवान, वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सकलैन अब्बास। आज हम बात करेंगे करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से होने वाली एक अहम डेवलपमेंट और एक अहम सेटबैक के ऊपर। कल ऐवान सदर पाकिस्तान में एक अहम प्रोग्राम हुआ जिसका मौजू था वन लैंड वन फ्लैग एंड वन नेशन। वो दरअसल एक माइनॉरिटी डे था। वहाँ पर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने भी शिरकत की। पाकिस्तान के अंदर बसने वाली तमाम माइनॉरिटी कम्यूनिटीज़ को वहाँ पर दावत दी गई थी और उन सब ने वहाँ पर शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी स्पीच में ये कहा कि ये आज का प्रोग्राम 11 अगस्त 1947 की जो स्पीच है कायद आज़म की, उसको मद्देनज़र रखते हुए मुनक्कद किया गया है। 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म ने ये फरमाया था कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली तमाम कम्युनिटीज़ को इक्वल सिटीज़न राइट्स हासिल होंगे और किसी को भी किसी के रिलीजन की वजह से एक्सप्लॉइट या उसको सेटबैक्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो हुआ वो तारीख़ में साफ लिखा है, सबके सामने है कि पाकिस्तान की जमहूरियत पाकिस्तान के पैदाइश के चंद सालों बाद ही ख़त्म हो गई और पाकिस्तान को मुसलसल पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजरना पड़ा। सबसे बड़ा क्राइसिस जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के दौरान आया, जो जबकि पाकिस्तान की इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की गई और पाकिस्तान के अंदर हेट स्पीच जो है उसको वर्ड ऑफ द डे बना दिया गया। फ़िरकावारियत ने ना सिर्फ माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया बल्कि मेजॉरिटी यानी मुसलमानों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और ओवरऑल पाकिस्तान के इमेज को भी पूरी वर्ल्ड में बहुत ख़राब किया। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो अहम ऐलान किया वो एक तो ये था कि आइंदा से पाकिस्तान के अंदर बसने वाली माइनॉरिटीज़ को बिल्कुल उनके जो सिविल राइट्स हैं, जितने भी उनको पॉलिटिकल हर तरह के सिटीज़न राइट्स उनको वही मिलेंगे जो मुसलमानों को हैं। और दूसरा अहम ऐलान सिख कम्युनिटी के हवाले से था। उन्होंने ऐलान किया कि सिख कम्युनिटी के साथ जो उनका वादा था करतारपुर कॉरिडोर का, वो इस साल नवंबर में पूरा कर दिया जाएगा। यानी बाबा गुरु नानक की 550वीं बरसी नवंबर 2019 में आ रही है और उसी महीने में करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी खबर है, खुशाइंद बात है। इसको पूरी वर्ल्ड में बहुत अप्रिशिएट किया गया है सिख कम्युनिटी ने। दूसरी जो पीस लविंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। इवन यूनाइटेड नेशन ने इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान जो है वो पीस इनिशिएटिव्स ले रहा है। लेकिन इसके अलावा ये तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत खुशी की खबर है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले जितने भी पीस लवर्स हैं उनको भी इससे बहुत खुशी होगी कि दो कौमें एक दूसरे के साथ बगैर ये वीज़े के झंझट में पड़े एक दूसरे को विज़िट कर सकेंगे, मिल सकेंगे। और बिलखुसूस जो सिख कम्युनिटी है जिनकी रिलीजियस साइट्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो वहाँ पर विज़िट कर सकेंगी। लेकिन जो सेटबैक आया वो इम्पॉर्टेंट है। एक तो उसी दिन जिस दिन पाकिस्तान के अंदर प्रोग्राम हो रहा था माइनॉरिटी डे, उसी दिन इंडिया ने LOC के ऊपर फायरिंग करके तो एक सिविल खातून को आज़ाद जम्मू कश्मीर में शहीद कर दिया।
चलें इसको आप साइड पर रख दें, ये आपके लिए कोई बड़ी खबर नहीं होगी कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जो है वो आजकल कोई बड़ी बात नहीं है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। लेकिन जो अहम खबर है वो ये है कि अभी 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर तुर्बत बलोचिस्तान में और वजीरिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में, इन 2 जगहों पे बॉर्डर के ऊपर दहशतगर्दों ने छुप के हमला किया। उन दहशतगर्दों को अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने रास्ता दिया। सारी दुनिया अब जान चुकी है, अब कोई बात छुपी ढकी नहीं है कि इसके पीछे डॉक्टर अशरफ गनी का नाम है। डॉक्टर अशरफ गनी से इस बात के ऊपर अमेरिका भी नाराज़ है, क्योंकि अमेरिका इन दिनों पाकिस्तान को नाराज़ करना नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो इस वक्त अफगान पीस टॉक्स के हवाले से अपना एक्टिव रोल प्ले कर सकता है, और वो कर रहा है। और अमेरिका इस चीज़ के ऊपर बहुत खुश है कि एक वो जंग जो उनसे 1800-1900 साल में नहीं ख़त्म हो सकी, उसको पाकिस्तान ख़त्म करने में उनकी मदद कर रहा है। लेकिन ये एक अलग बात है। जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में है वो ये है कि अशरफ गनी की मोदी के साथ जो फ्रेंडशिप है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और इंडियन आर्मी की जो अफगानिस्तान के अंदर प्रेजेंस है उससे भी कोई नावाकिफ नहीं है। तो अब बात ये आ रही है कि वो जो कुछ भी करवाया गया वो इंडियन आर्मी ने करवाया। क्यों? वो इस चीज़ को हर कोई कन्विंस्ड इसलिए भी है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी इंडिया का एक स्पाई कुलभूषण यादव उसको पकड़ा हुआ है, और वो इस वक्त भी पाकिस्तान की कस्टडी में है, जिसने ऑन द रिकॉर्ड ये बात एक्नॉलेज की है, एडमिट किया है कि वो बंदा जो है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और फिरका वारियत फैलाता रहा। अब ये चीज़ एक तरफ डेवलपमेंट और दूसरी तरफ सेटबैक। अब इन चीज़ों का आपस में गहरा ताल्लुक है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये याद रखना चाहिए कि 2008 में भी जब पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएं, उस वक्त इंडिया के अंदर एक अटैक हो गया। इंडिया के अंदर जनाब अटैक हुआ तो अजमल कसाब निकल आया कहीं से, अजमल कसाब का सारा नाम पाकिस्तान के ऊपर आ गया। इसी तरह फिर बाद में जब डेवलपमेंट की कोशिश की गई तब पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम, कोई ना कोई जो बहतान है वो इंडिया की तरफ से आता रहा, यानी उड़ी, पठानकोट। और अभी कि जब सऊदी क्राउन प्रिंस पाकिस्तान के दौरे पर थे और पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट फेज़ से गुजर रहा था, जब अपने इकनॉमिक क्राइसिस से निमटने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे थे, उसी दौरान इंडिया के अंदर एक अटैक हो गया फ़ौजियों के ऊपर, और उसको भी पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया गया। और उसको एक बहाना बना के तो एक ऐसा सिनेरियो पेश किया गया, जंग का सा माहौल बना दिया गया, एयर स्ट्राइक्स की गई। जो ये अगरचे और बात है कि उनका रिज़ल्ट जो है इंडिया को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, उनका माली नुकसान हुआ, उनके जहाज़ तबाह हुए और पायलट मारे गए और पकड़ा भी गया। अभिनंदन, आप इसको जानते हैं। तो दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो अब इतने कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं कि उनको ठीक होना मुस्तकबिल करीब में मुमकिन नज़र नहीं आता। उसकी एक वजह नहीं, पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ अब जो ख़राब हैं उसके पीछे अब एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं, और उन फैक्टर्स को एड्रेस करने के लिए दोनों तरफ एक कैरिज्मेटिक लीडरशिप चाहिए, एक ऐसा लीडर चाहिए जो अपनी कौम को ट्रू मीनिंग में लीड करता हो। शायद पाकिस्तान उस सिचुएशन में अब है, या आइंदा आने वाले वक्त में शायद पाकिस्तान की लीडरशिप उस सिचुएशन में आ जाए, लेकिन इंडिया में अभी इस चीज़ की कमी है। इंडिया में इस तरह के बोल्ड स्टेप्स लेने की जुर्रत अभी किसी में भी नहीं है, क्योंकि इंडिया की ये हिस्ट्री है कि इंडिया के अंदर जो भी पाकिस्तान के हवाले से या कायद-ए-आज़म के हवाले से या पाकिस्तान की आइडियालॉजी के हवाले से थोड़ा सा माइल्ड रहता है, उस बंदे की पॉलिटिक्स ख़त्म कर दी जाती है, चाहे वो कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो। इसके लिए बड़ी मिसालें जो हैं वो अडवाणी साहब की हैं, और उसके अलावा जसवंत सिंह हिंदुस्तान के फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर भी थे और बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, बहुत रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन थे। उन्होंने सिर्फ जब बुक लिखी जिना एंड पार्टीशन के नाम से उन्होंने बुक लिखी, और उनकी पॉलिटिक्स को इंडिया में ख़त्म कर दिया गया। और आप जानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को जब उसने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से, तो उसके साथ भी क्या किया गया, उसको भी इस वक्त साइड पे कर दिया गया है। कपिल शर्मा के शो में आया करता था, वहाँ से भी उसको हटा दिया गया है। तो दोस्तों, इस चीज़ की अभी इंडिया में कमी है। तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात क्यों नहीं ठीक हो सकते, इसके ऊपर बात मैं अपनी अगली वीडियो में करूंगा। अभी सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि बेशक
पंजाब बिलखुसूस जो दोनों तरफ है वहाँ पर इस बात के बड़ा खुशी का इजहार किया जा रहा है कि नवंबर में बॉर्डर खुल जाएंगे, करतारपुर कॉरिडोर के ज़रिए लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा। लेकिन आपको आंखें खुली रखनी होंगी। इसी दौरान मुझे लगता है कि तुर्बत और वज़ीरिस्तान के अंदर जो वाक़यात हैं ये सिर्फ आगाज़ हैं, आगे बहुत कुछ होने वाला है। अगर ये सब कुछ होता है तो आप लोग समझ लीजिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ करतारपुर कॉरिडोर का जो प्रोग्राम है उसको सबोटाज करने के लिए है। और ये मोदी गवर्नमेंट जो इससे ज़रा भी खुश नहीं है, बेशक उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज भी कर लिया, पीस टॉक्स की इजाज़त भी दे दी, लेकिन वो लोग इससे खुश नहीं है कि ये डेवलपमेंट हो। इसके लिए वो इल्ज़ाम देते हैं पाकिस्तान के ऊपर रेफरेंडम 2020 का, जो पंजाब के अंदर खालिस्तान रेफरेंडम की बात होती है। मैं कहता हूं उनके पास एक भी मटेरियल प्रूफ नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक खालिस्तान को वहां पर सपोर्ट करता है या इस तरह की। लेकिन हमने उनका कुलभूषण यादव पकड़ा हुआ है जिसने वाज़े तौर पर खुले अल्फाज में अपने मुंह से ये चीज़ एडमिट की है कि वो बंदा बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी पसंद तहरीकों को सपोर्ट करता था, फंड करता था और उनको लीड करता था और उनको सारा कुछ, सारी प्लानिंग वो इंडिया से ला के देता था। हमारे पास प्रूफ्स भी हैं और हम इंडिया को उस तरह से ब्लेम नहीं करते। इंडिया के पास प्रूफ भी कोई नहीं है और वो इस तरह से ब्लेम कर रहा है। तो दोस्तों, अभी अगर मुस्तकबिल करीब में एक भी तुर्बत या वज़ीरिस्तान जैसा वाक़या आपको नज़र आ गया तो ये बात जान लीजिएगा कि हेट मॉन्गर्स ने अपना काम जोशो खरोश से शुरू कर दिया है और वो करतारपुर कॉरिडोर के प्रोजेक्ट को सबोटाज करने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे और वो कभी भी ये होने नहीं देंगे। इवन कि अगर ये हो भी गया तो वो इसको रोकने के लिए हर वक्त कोई ना कोई शरारत जारी रखेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको खामोशी से देखते हैं या इसके खिलाफ खड़े होते हैं। अपनी अगली वीडियो में मैं पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात क्यों ठीक नहीं हो सकते, इसमें क्या पेचीदगियां हैं, उनके ऊपर बात करूंगा। दोस्तों, आप किसी चीज़ के ऊपर एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। या कोई सजेशन देना चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। नई वीडियोज़ के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सप्लाइन अब्बास। दोस्तों, इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर को लेके एक नया हंगामा शुरू हो चुका है। हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि वो मुल्क जो कश्मीर को लेके पहले 3 जंगें लड़ चुके हैं, शायद वो एक नई जंग की तैयारी में है। इससे पहले 3 कन्वेंशनल वॉर्स हुई जिनका कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि अगर अब जंग होती है तो वो एक न्यूक्लियर वॉर होगी जो ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लिए नुकसानदेह है बल्कि पूरी रीजन, बल्कि पूरी वर्ल्ड के लिए भी नुकसानदेह है। दोस्तों, ये सब कैसे हुआ? जब 3 दिन पहले मोदी गवर्नमेंट ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 370 जो है उसको मनसूख कर दिया। ये आर्टिकल क्या है दोस्तों? ये आर्टिकल कश्मीर को भारत के अंदर एक स्पेशल स्टेटस देता है। स्पेशल स्टेटस इस तरह से कि हिंदुस्तान के रहने वाले लोग कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, वो वहाँ पर लैंड नहीं ले सकते, वो वहाँ की औरतों से शादियाँ नहीं कर सकते, वो वहाँ पर किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी नहीं बना सकते। और ये सारा कुछ इसलिए कि वहाँ की कम्युनिटी को सेव रखा जा सके। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जब 1948 में यूएन रेजोल्यूशन पास हुआ, यूएन रेजोल्यूशन नंबर 47 जो कि 1948 में पास हुआ, इसके अंदर यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया और पाकिस्तान को बाइंड किया कि आपने इस स्टेट को, जितनी जितनी स्टेट के ऊपर आपने कब्जा किया हुआ है, आप वहीं पर रहें, लेकिन यहाँ पर आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस अप्लाई नहीं करने। यहाँ के लोगों को आपने स्पेशल स्टेटस दे कर रखना है ताकि जब वक्त आए, हालात साजगार आएँ, तो हम इस स्टेट के अंदर रेफरेंडम करवा के तो कश्मीर के लोगों से पूछें कि आया वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं या कि इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। जो जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी 1952 में जो अपनी पार्लियामेंट में स्पीच की, उन्होंने भी यही कहा कि हम
कश्मीर के अंदर अपना कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं करेंगे अगर वहाँ के लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को पसंद ना किया या अडॉप्ट करना ना चाहा। मोहनदास करमचंद गांधी ने भी वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि कश्मीरियों की रजामंदी के बगैर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये इशू है जो इस वक्त सबको लग रहा है कि वो आर्टिकल नंबर जो है उन्होंने उसको मनसूख कर दिया है। तो अब उम्मीद की जा रही है कि कश्मीर की वो जो स्पेशल स्टेटस है वो ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पर इलेक्शन हो जाएंगे, बाद में वहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी हो जाएगी, वहाँ पर रेफरेंडम हो जाएगा, रेफरेंडम इंडिया के हक़ में आ जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। दोस्तों ये सब कुछ अपेरेंटली नज़र आ रहा है, लेकिन मैं अपने दानिश्वर दोस्तों की इस राय से ज़्यादा मुतफिक नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ भी है ये एक हवा है, ये मोदी गवर्नमेंट का एक अंधेरे में चलाया गया हुआ तीर है जो कि वो कोशिश करेंगे कि निशाने पे लगे, लेकिन उनको ज़्यादा खुद भी उम्मीद नहीं है कि ये निशाने पे लगेगा। और अगर ये सब कुछ ऐसे है तो फिर असल वजह क्या है? तो दोस्तों असल वजह वही है, मैंने अपनी 31 जुलाई की वीडियो में एक प्रेडिक्शन की थी करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से। आप मेरी उस वीडियो का एक शॉर्ट क्लिप सुनिए, फिर मैं इसके ऊपर बात करता हूं कि आखिर कश्मीर इशू का करतारपुर कॉरिडोर के साथ ताल्लुक क्या है। कि बेशक पंजाब बिलखुसूस जो दोनों तरफ है वहाँ पर इस बात के बड़ा खुशी का इजहार किया जा रहा है कि नवंबर में बॉर्डर खुल जाएंगे, करतारपुर कॉरिडोर के ज़रिए लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा। लेकिन आपको आंखें खुली रखनी होंगी। इसी दौरान मुझे लगता है कि तुर्बत और वज़ीरिस्तान के अंदर जो वाक़यात हैं ये सिर्फ आगाज़ हैं, आगे बहुत कुछ होने वाला है। अगर ये सब कुछ होता है तो आप लोग समझ लीजिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ करतारपुर कॉरिडोर का जो प्रोग्राम है उसको सबोटाज करने के लिए है। और ये मोदी गवर्नमेंट जो इससे ज़रा भी खुश नहीं है, बेशक जी दोस्तों, तो वीडियो क्लिप आपने देखा। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये ऐलान किया था कि करतारपुर कॉरिडोर जिसके ऊपर काम जारी था वो इसी साल नवंबर में उसकी ओपनिंग हो जाएगी और फिर जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है इंडिया पाकिस्तान का, बिलखुसूस पंजाब के लोगों का, वो बढ़ जाएगा। तो मैंने उस वक्त ये प्रिडिक्ट किया था कि अब इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन्स हैं वो बढ़ने वाली हैं और सबसे ज़्यादा कोशिश इसमें इंडिया करेगा। क्यों? क्योंकि बेशक अपेरेंटली उन्होंने इस चीज़ को एंडोर्स कर लिया कि हम ठीक है करतारपुर कॉरिडोर को ओपन करते हैं और हम इस पीपल टू पीपल कांटेक्ट को जो है इसको खुशामदेद करते हैं। लेकिन मोदी गवर्नमेंट की जो इससे नाखुश थी उसका सबको अंदाज़ा था और सबको नज़र आ रहा था। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि वो अब हालात को बिगाड़ने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने बहुत कुछ किया, जैसे मुंबई हमला, पठानकोट, उड़ी, रावलाकोट वगैरह वगैरह। तो इस दफ़ा भी वो कुछ करना चाहते थे। पहले उन्होंने स्टार्ट लिया क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से। कई दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान की आबादियों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उनको भी इस चीज़ का एहसास था कि शायद ये बिल्कुल हालात बिगाड़ने की कोशिशें हैं, तो हम ये हालात नहीं बिगाड़ेंगे, इसलिए इन्होंने कोई उस तरह से अग्रेसिव रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने वो पॉइंट उठाया कि जिसके ऊपर पाकिस्तान कभी भी चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने इस आर्टिकल को मनसूख किया ताकि पाकिस्तान के अंदर एक इंडिया के ख़िलाफ़ एक तहरीक चले, पूरी गवर्नमेंट पूरी कौम एक साथ होके तो कश्मीर के लिए खड़ी हो जाए और फिर ये जो क्लैशेस हैं ये बढ़ जाएं और उससे हो क्या, उससे करतारपुर कॉरिडोर जो कि नवंबर में ओपनिंग होने वाली है वो फिर से रुक जाए। जी दोस्तों, यही वजह है और सिर्फ यही वजह है। क्यों? क्योंकि ये जो कश्मीर इशू है ये तो एक सिंपल कॉम्प्लिकेटेड इशू है। सिंपल इसलिए कि ये बिल्कुल वाज़ेह है, यूएन रेजोल्यूशंस हैं। जब भी दो मुल्क आपस में तल्लुकात ठीक करना चाहेंगे वो वहाँ पर रेफरेंडम करवाएंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको ऑब्जर्व करेगी और जो भी कश्मीर के लोग फैसला करेंगे वो उसी को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ऐसे है कि अब इंडिया कंफ्यूज्ड है कि आया वो कश्मीरियों को हक राय देता है तो फिर उनसे नागालैंड वाले भी मांगेंगे, साउथ इंडिया वाले भी मांगेंगे, स्पेशली पंजाब के लोग भी मांगेंगे जो कि खालिस्तान चाहते हैं।
तो दूसरी तरफ दूसरी कन्फ्यूजन जो या कम्प्लेक्सिटी ये है कि पाकिस्तान और इंडिया वो दोनों इस चीज़ के ऊपर कंफ्यूज्ड हैं कि आया हम पूरी लैंड एक दूसरे को डिलीवर करें, जैसे कि इंडिया जो है वो पूरा कश्मीर, जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, इसको भी क्लेम करता है, और जो पाकिस्तान है वो मकबूजा कश्मीर और लद्दाख उसको भी क्लेम करता है। तो अब वो कंफ्यूज्ड हैं कि क्या हम ये सारे के सारे एक दूसरे को डिलीवर करें या जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल बन चुकी है वहीं पर हम इंटरनेशनल बॉर्डर बना दें। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है यहाँ पर एक चीज़ है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हमारे बड़े लीडर गुजरे हैं, लेकिन उनकी एक करम नवाजी है हमारे ऊपर, जो उन्होंने पाकिस्तान को, वैसे तो वो बड़े फ़ख्र से क्लेम करते हैं शिमला जो एग्रीमेंट हुआ था इंडिया पाकिस्तान के दरमियान 1972 में, और उसको वो क्लेम करते हैं कि जी ये मेरा बड़ा कारनामा है कि मैं 90,000 लोगों को वहाँ से ले आया और मैंने दिया भी कुछ नहीं बारगेन में। उन्होंने बहुत कुछ दिया। उन्होंने ये दिया कि इससे पहले हमारी रेजोल्यूशंस यही थी जो UN रेजोल्यूशंस थी कि हमारा जब भी कोई इशू होगा तो ये जो बिलखुसूस कश्मीर का इशू है तो इसको UN आएगा या बाहर की जो सुपर पावर्स हैं वो इंटरवीन करके तो हमारे इश्यूज रिजॉल्व करेंगी। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस एग्रीमेंट में ये चीज़ लिखवा दी है और उसके ऊपर साइन भी कराए हैं कि हम आइंदा अपने जो मामलात हैं उनको बायलैटरल वे में बातचीत के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए हल करेंगे। और उनका इशारा, इंडिया का इशारा बिलखुसूस वो कश्मीर की तरफ ही था। और बायलैटरल डायलॉग इंडिया पाकिस्तान का कितना होता है ये आप लोग भी जानते हैं, कितना इंडिया हमारे साथ टेबल पे आकर बैठता है ये आप लोग भी जानते हैं। तो दोस्तों ये तो एक सिंपल कॉम्प्लिकेटेड मैंने आपको बता दिया कि इशू है, ये तो सॉल्व होना था। लेकिन इस वक्त जो होने जा रही थी एक बड़ी डेवलपमेंट, वो थी करतारपुर कॉरिडोर। अभी भी मैं दोबारा इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो कश्मीर वाला इशू है ना, ये अभी भी कोई मोदी ने कोई काम कर नहीं दिया और ना ही कोई इसकी उम्मीद की जा रही है कि वो जो उसने किया है वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि मोदी को सिर्फ एक तबके की सपोर्ट है। उसने ये काम प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए ही क्यों किया, और ये जो काम किया यही इसका खोखलापन है। अगर वो पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पेश करता, पूरी पार्लियामेंट उस बिल को पास करती, अडॉप्ट किया जाता, उनकी लोकसभा में, उनकी राज्यसभा से वो पास होता, फिर वो वहां पर करते, तो शायद उनको पूरी वर्ल्ड भी मुश्किल से रोक पाती या ना रोक पाती। फिर भी वो काम भी नहीं हुआ। दूसरा काम ये कि उसने किसी वर्ल्ड सुपर पावर जो है उसको अपने साथ अपना एक बयानिया, अपना एक नैरेटिव क्रिएट नहीं किया, ना ही एक इस तरह का माहौल क्रिएट किया इंटरनेशनल वर्ल्ड में कि दुनिया खुद उनसे कहती कि जाएं जी आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर अप्लाई करें। तो ये जो काम है ये एक अंधेरे में तीर है, ये एक खोखला है, और ये जितनी तेज़ी से इसको उन्होंने अप्लाई किया है उतनी तेज़ी से वो इसको वापस भी ले सकते हैं इस फैसले को, और यही उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ये फैसला उनकी सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो चुका है और ICJ ने भी कहा है कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की हिफाजत करती है या नहीं करती। लेकिन इस सब में पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये है कि उनको इंडिया ने खुद ही फुलिशली एक मौका दे दिया है कि वो इस वक्त जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको अपने साथ सपोर्ट में खड़ा करके, तो इस इशू को जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद रिजॉल्व होगा, उसको अभी किया जाए। क्यों? क्योंकि इस वक्त इंडिया ने जो मिस्टेक की है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया से नाराज़ है। तो इस वक्त पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो जो उसके फ्रेंड कंट्रीज़ हैं उनकी सपोर्ट ले। UN के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल, वैसे तो गवर्नमेंट ने जाने का ऐलान कर दिया है, वहाँ पर इस इशू को अच्छी तरह से इसका पीछा करे और उठाए और इंडिया के बारे में वहाँ पर एक नैरेटिव क्रिएट करे कि इंडिया वहाँ पर ज़्यादती कर रहा है और ये इशू अब रिजॉल्व हो जाना चाहिए। उसके अलावा बिलखुसूस पाकिस्तान जो इस वक्त अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकता है वो अमेरिका के बारे में है। आज अमेरिका पाकिस्तान को मुयस्सर है। आज ऊंट पहाड़ के नीचे है, कल को शायद ये ना हो। आज अफ़गानिस्तान से निकलने के लिए अमेरिका को सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा उसे अभी ज़रूरत है, शायद कभी दोबारा ना पड़े। और पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अमेरिका से बारगेन करे। अगर अमेरिका कश्मीर इशू रिजॉल्व करवाने के लिए पाकिस्तान की हेल्प नहीं करता तो वो भी तालिबान के हवाले से हेल्प करना छोड़ दे और उनसे दो टोक आई टू आई बात करे कि भाईजान आप हमारा
इशू रिजॉल्व करने में हमारी हेल्प करें। हमारी एक 70 साल पुरानी जंग है, आप हमारी वो ख़त्म करवा दें, हम आपकी 18 साल पुरानी जंग जो है वो ख़त्म करवा देते हैं। अगर पाकिस्तान आज इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया करता है तो ये ना सिर्फ कश्मीरियों के साथ ज़्यादती होगी, बल्कि ये पाकिस्तानी अवाम के साथ भी ज़्यादती होगी, और ये अपॉर्चुनिटी भी आइंदा किसी को शायद कभी भी मुयस्सर ना आए। लेकिन असल इशू दोस्तों यहाँ पर करतारपुर कॉरिडोर है। करतारपुर कॉरिडोर जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि वो इसी साल नवंबर में खुल जाएगा और पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो जाएगा, और फिर जो है लोग इजीली इंडिया पाकिस्तान को विज़िट कर सकेंगे और वीज़ों के झंझट भी नहीं होंगे, वो चीज़ ख़त्म हो रही है। और मैंने तब भी प्रिडिक्ट किया था, मैं आज भी यही कहता हूँ अपने बिलखसूस पंजाब के रहने वाले लोगों को और बिलअमूम पाकिस्तान पूरे और वहाँ के जो भी पाकिस्तान विज़िट करना चाहते हैं इंडिया के लोग, उनको भी कि लो दोस्तों, मैंने कहा था कि ये चीज़ होने वाली है और वो चीज़ हो गई है। आपका जो करतारपुर कॉरिडोर है वो ओपनिंग से पहले फ्लॉप करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपने इस सिचुएशन में अपने वो जो पॉलिटिशियंस के बनाए हुए नैरेटिव्स हैं उनको लेना है, या कि ये जो एक अपॉर्चुनिटी है जो क्रिएट की जा रही थी उसको आपने बचाने के लिए अपनी हर सतह पर कोशिश करनी है। मेरा एड्रेस इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तानियों से है बल्कि हिंदुस्तानियों से भी है। और मैं आपको आज फिर ये कहता हूँ कि आप बेशक दोनों मुल्कों के रहने वाले लोग जंग बहुत खुशी से करते होंगे, लेकिन आप 200 साल तक भी लड़ते रहेंगे तो फ़ायदा सवाए असला बेचने वालों के किसी को भी नहीं होगा। एनालिसिस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल के ऊपर उर्दू पोइट्री के अलावा जो जल्द ही इंडिया पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो उसकी एक सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, लेक्चर्स की सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। तो जो लोग इस चीज़ में, इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह आपका हामी नसर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।